नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय गणित के 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे और परीक्षा की तैयारी हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की 2 से, उसके बाद हम लेते हैं 3 और जैसे ही 4 आता है तो वो 2 से विभाजित है। हम ऐसा याद रख सकते हैं कि वे संख्या जो किसी के पहाड़े में आती है वो भाज्य हैं और जो किसी के पहाड़े में नहीं आती वो अभाज्य हैं। 2, 3, फिर 5, फिर 7। आप सोचोगे सर 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, वो 3 के पहाड़े में आती है। 11, 13, 17 इसी तरह से आगे हम बढ़ाएंगे, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर हमें प्राकृत संख्याओं को भाज्य और अभाज्य में बदलना है तो हमें ध्यान रखना है कि भैया एक ना तो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है और ना ही अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है। तो सीधे हम भाज्य संख्या यदि लिखेंगे तो 1, 2, 3 हो गए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। फिर उसके बाद 5 हो गए, 6, फिर 7 हो गया, 8, 9, 10। ये भाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृत संख्या। ऐसे ही प्राकृत संख्या जो है सम और विषम 2 भागों में टूटती है। देखिए, विषम 1 तो सम 2, विषम 3 तो सम 4, विषम 5 तो सम 6, विषम 7 तो सम 8। ऐसे सम और विषम 2 भागों में प्राकृत संख्याएं टूटती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखिए, हमें संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो गिनती है, जो गिनती में हम प्रयोग करते हैं वो संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? प्राकृत संख्या। इसमें यदि हम 0 को और शामिल कर दें तो संख्याओं का समुच्चय हो जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में जब हमने 0 को मिला दिया तो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। इसमें यदि हम और ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन गई पूर्णांक। यानी पूर्णांक के समुच्चय में कौन कौन रहेगा? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? पूर्णांक। अब यदि हम इसमें दशमलव निरूपण मिला दें, 0.75, 2.35, 2/3 बटे वाली संख्या मिला दें, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं मिला दें जिनका दशमलव निरूपण अशांत तो है पर बार लगाकर रोका जा सकता है। 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 बार बार है तो जिसे हम बार लगाकर रोक सकते हैं। ऐसा दशमलव निरूपण अशांत तो कहलाता है किंतु आवर्ती युक्त है, तो इससे भी हम परिमेय संख्या की श्रेणी में लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में कौन आएगा? जो इनमें से नहीं है, जो इनमें से नहीं है, यानी करणी वाली संख्या, करणी 2, करणी 3, करणी 5। यदि पूर्ण करणी है तो यहां आ जाएगी परिमेय। पूर्ण करणी को तो हम पूर्णांक में बदल सकते हैं, इसलिए वो पूर्ण करणी परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ करणी 2, करणी 3, करणी 5, पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं, कुछ भी जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इस तरह से अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमको ये 4 ऑप्शन में से यहां पर चुनना है कि भैया यहां पर कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय कौन सी संख्या है इनमें से? देखिए 3/5 तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p 3 है और 5 जो है q है, तो यहाँ पर p/q के रूप में लिख दिया, यानी दोनों पूर्णांक हैं, तो ये तो परिमेय है। 0.75 भी दशमलव वाली संख्या है और शांत दशमलव निरूपण है, तो पूर्णांक है।
अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0/1 लिख दिया हमने, यानी p/q के रूप में लिख दिया। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 नंबर के प्रश्न देखिए आप। दो क्रमित सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? सम संख्या में दो के ही गुणज होते हैं। सारी सम संख्याएं कैसी हैं? दो के गुणज है। कोई भी दो क्रम से आने वाली सम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 6 और 8। तो ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 2 होता है ना। दो क्रमित यानी दो लगातार आने वाली सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 2 होता है। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो दो संख्याओं का निकाल रहे हैं तो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ 2 जो है पहले में भी है और 2 दूसरे में भी है, तो दोनों में होने के कारण यहाँ पर HCF कितना आया? 2। तो जब भी हम दो क्रमागत सम संख्याएं लें तो उनका अभाज्य गुणनखंड करने से हमें यह पता चलेगा कि उनका HCF कितना आया? 2 आया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? अभी हमने बात किया प्राकृत संख्या यानी गिनती। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। यहां पर देखिए विकल्प बी यहां पर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि p और q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य यानी को प्राइम, तो उनका HCF क्या होगा? देखिए सह अभाज्य होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संख्याएं अभाज्य हो। संख्याएं अभाज्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित ना हो। दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित ना हो, यानी उन्हें केवल 1 से काटा जा सकता हो और कोई संख्या उन्हें काट ना सके। तो देखिए जैसे कि हमारे पास 4 और 9, देखिए देखने में क्या है? दोनों क्या है? दोनों यहां पर दोनों यहां पर भाज्य संख्याएं हैं, है ना। दोनों यहां पर भाज्य संख्याएं हैं, परंतु इनका जोड़ा क्या है? सह अभाज्य है। इनका जोड़ा क्या है? सह अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जोड़ा, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो उनका HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, यहां पर ले लेते हैं अगला प्रश्न। संख्या 0.333 ... को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने बोला था जिसमें संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, ये देखिए अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर बार बार रिपीट होने के कारण इसे तो हम बार लगाकर रोक सकते हैं। और जिसे हम बार लगाकर रोक सकते हैं वो वास्तव में क्या है? वो तो भैया परिमेय संख्या है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.333 ... है, तो इसे हम 0.3 बार लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं। और इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भैया एक संख्या में बार लगा है दशमलव की पहली संख्या में, तो क्या लिख देंगे? 9, और ऊपर लगा है बार वाली संख्या हो गई 3, तो 3/9, और से जब काटेंगे तो 1/3, है ना। इसे हल कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। ये हमने लिख दिया 0.3 बार को मैंने लिख दिया x, 0.3 बार को क्या मान लिया? x। तो x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.33 बार, वो तो आगे तक जा रहा है ना बार, तो 0.33 बार। दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया तो 10x बराबर 3.3 बार, और दूसरे में से पहले समीकरण को घटा दिया तो यहां बचेगा 9x बराबर 3.3 बार में से 3 बार घट जाएगा, 3 बचेगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 3/9 यानी 1/3 प्राप्त हुआ। इस तरह से भी हम इसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कोई महत्वपूर्ण सूत्र उपलब्ध नहीं होता, हमें अभाज्य संख्याओं का योग जोड़कर ही ज्ञात करना है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। फिर दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है, चौथी अभाज्य संख्या 7 है और पांचवी अभाज्य संख्या 11 है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 11 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है कि भैया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 28 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न नंबर 8 है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो है, साथ में क्या होना आवश्यक है? विषम संख्या होना भी आवश्यक है। तो देखिए हम यहां पर देखते हैं, ये 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन हम जानते हैं ये सम है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 4 भी ये भाज्य संख्या भी है और सम भी है, इसका अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। 9 भाज्य संख्या है, विषम है लेकिन भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भी नहीं है। यहां पर 3 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात हमें बताना है। 144 के अभाज्य गुणनखंडन में क्या करना है? 2 की घात बताना है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडन करना हमें आना चाहिए। ये देखिए हम कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 144 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंडों को गुणा में बदल दिया। अब यहां पर देखिए 2 कितने बार आया? 4 बार आया, तो 2 की घात 4। और 3 कितने बार आया? 2 बार आया, 3 की घात 2। 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो हमें किसकी घात पूछी गई है? 2 की घात कितनी है? 2 की घात कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। यहां पर दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा उनका HCF 3 है, तो उनका LCM क्या होगा? जब भी हम 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं A गुणा B, तो उनका HCF और LCM के बराबर होता है। ये हमें ध्यान रखना है। 2 संख्याओं के बारे में ये नियम सत्य है। तो 2 संख्याओं का जब भी हम HCF और LCM निकालते हैं तो जो भी HCF और LCM आएगा उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है, ऑलरेडी 180 दिया हुआ है A गुणा B का मान। और HCF कितना है? HCF के स्थान पर क्या लिख देंगे? 3 और LCM के स्थान पर लिख देंगे LCM। तो LCM कितना प्राप्त हुआ? LCM प्राप्त हुआ 180 बटे 3। कितना आया? 3 छिंग 18 और 0। तो LCM का मान कितना आया? 60 आया सर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, 60। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहां, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? ये हमें पता करना है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक हमने पता रखा है क्योंकि उसी से हम विलोकनम विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें देखिए 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग 100 है, 11 का 121 है। इनमें हमको क्लियर हो जाएगा कि वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक क्या क्या होते हैं। 1 होता है साहब, 1 तो होता है। 5 होता है क्या नहीं? ये देखिए 5 होता है। 6 होता है या नहीं? 6 भी होता है। तो कौन नहीं होता? ये देखिए यहां पर कहीं भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक में 2 नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणा आपस में करने पर 2 तो आएगा ही नहीं, है ना।
इसलिए दो समान संख्याओं का गुणा करने पर 2 नहीं आता, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई-अंक 2 नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहां पर संख्या ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है वह संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए ये ऋण 5 है, आप सोचिए इसमें क्या जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। सर इसमें 5 जोड़ दीजिए, शून्य आ जाएगा, है ना। 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि भैया ऋण 5 दिया है तो उसका योज्य प्रतिलोम धन 5 हो जाएगा, ऋण 16 दिया है तो उसका योज्य प्रतिलोम धन 16 हो जाएगा, 27 दिया है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 27 हो जाएगा। बहुत आसान है, एक ऋण चिन्ह एक्स्ट्रा लगाना है ना, और पहले से ही ऋण है तो भी ऋण चिन्ह लगाना है। ऋण 26 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ऋण 26, तो आपस में ऋण ऋण का मिलकर क्या हो जाएगा, धन 26। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उनके सामने का चिन्ह बदल जाता है योज्य प्रतिलोम में। तो देखिए यहां पर ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर क्या है, संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम अलग है और गुणात्मक प्रतिलोम अलग है। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसमें किस संख्या का गुणा करेंगे कि इधर हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर ये 4 को कर देंगे ऊपर, 3 को कर देंगे नीचे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, तो बहुत आसान है। 3/4 है तो 4/3 कर देंगे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी है। तो योज्य प्रतिलोम में सामने का चिन्ह बदल देते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में हर को अंश में और अंश को हर में पहुंचा देते हैं। ये दोनों बातें हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्या 50 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है, तो हमको 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं खुद ही यहां लिखनी होगी। तो चलिए अभाज्य संख्याएं हम लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 50 के बाद 51 नहीं है, 53 से शुरू होगा, 53, फिर 55 नहीं है, 19 या 57 नहीं है, फिर 59, जो किसी के पहाड़े में आता है उसे छोड़ते जाएंगे, फिर 61, फिर 63 नहीं है, फिर 65 नहीं है, 67, 69 नहीं है, 71, फिर 73, 75 नहीं है, 77 नहीं है, 79, फिर 81 नहीं है, 83, 85 नहीं है, 87 नहीं है, 89, फिर 91 नहीं है, 93 नहीं है, 95 नहीं है, 97। हाँ अब यहां पर देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित है यानी 9 की विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। हाँ तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो करते हैं अंकों का योग। यहाँ पर देखिए 4 और 5 9 10 11 12 13 14 है, भैया 9 के पहाड़े में नहीं आता। फिर यहाँ देखिए 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 9 के पहाड़ा में आता है। यहाँ देखिए 11 12 और 7 19 है, 9 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 8 और 9 10 11 12 13 14 है, 9 के पहाड़े में नहीं आता। 9 के पहाड़े में कौन आता है, 18 आता है। यानी कि 4229 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, बहुपद दिया हुआ है px बराबर x वर्ग ऋण 5x, x वर्ग ऋण 5x धन 6
के शून्यक क्या होंगे, इसके हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। यानी वे अंक जो बहुपद को शून्य कर दें, है ना, वे अंक जो बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें, शून्यक कहलाते हैं। तो देखते हैं, आप यहां पर सीधे सबसे पहले x के स्थान पर 2 रखिए, क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 ऋण 5 दूनी 10 धन 6, तो 10 में से 10 गया 0। सर इसने शून्य कर दिया क्या, हाँ तो ठीक है, 2 तो शून्यक है, 3 है क्या नहीं चेक करते हैं। 3 यहां रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 ऋण 5 तिया 15, फिर यहां धन 6, 9 और 6 हो गया 15, 15 ऋण 15, सर इसने भी शून्य कर दिया, 2 और 3 दोनों ने बहुपद को शून्य कर दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो शून्यक हम ऐसे विकल्प से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब यदि शून्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सीख लें। भैया मध्य पद को 2 भागों में बांटना होता है, ये 2 भागों में बांटने के लिए हमने जगह छोड़ दिया, अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है, उस धन चिन्ह को हमने यहां लगा दिया, x के स्थान पर x रहेगा, धन के स्थान पर धन रहेगा, 6 के स्थान पर 6 रहेगा। केवल 5 के 2 टुकड़े करना है, 5 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5, और उन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6, 1 कम 6, यहाँ 1 है ना इसलिए 6 ही लाना है। तो क्या हो जाएगा, 3 धन 2 कर दिया, हाँ सर 3 और 2 तो 5 होता है, और 3 और 2 का गुणा करने पर 6 भी आता है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस अंदर जाएगा माइनस 2x प्लस 6, तो इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 3, फिर इन दोनों में से माइनस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा x प्लस था, माइनस निकलने से माइनस 3, x माइनस 3 देखो ये भी है और ये भी है, दोनों में है, तो x माइनस 3 को निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 2। तो जब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर लिख देंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब हम x माइनस 2 को 0 के बराबर लिख देंगे, ये देखिए दूसरे गुणनखंड को, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, 2 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 17वां नंबर का प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक समान है, शून्यक कैसे हैं अब, समान है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर d का मान b वर्ग ऋण 4ac का मान क्या होगा। तो भैया विविक्त कर का मान जब b वर्ग ऋण 4ac उसका विविक्त कर है और हमको पता चला कि दोनों शून्यक समान है, तो ऐसी स्थिति में विविक्त कर का मान 0 होता है। दोनों शून्यक वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं तो विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है, और दोनों शून्यक वास्तविक नहीं है तो विविक्त कर का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है, यानी 0 से भी छोटा होता है। ये तीनों स्थितियों को हमें याद रखना है कि दोनों मूल भैया यदि दोनों मूल या दोनों शून्यक समान है तो विविक्त कर का मान 0 के बराबर होगा। यदि दोनों शून्यक 0 से बड़े हैं या द्विघात समीकरण की स्थिति में दोनों मूल यदि 0 से यानी दोनों मूल्य कैसे हैं, मूल क्या है, वास्तविक एवं असमान है, तो विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होगा, और दोनों मूल या दोनों शून्यक 0 से कैसे हैं, दोनों शून्यक अवास्तविक हैं तो विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पर क्या लिख देंगे, विविक्त कर की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगला प्रश्न है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 9 के मूल क्या होते हैं बराबर 0 है। तो समीकरण क्या हो गया, देखिए समीकरण के रूप में है, अब इसके हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a वर्ग ऋण b वर्ग सर्वसमीका लगाकर एक कोष्टक में a ऋण b और दूसरे कोष्टक में a धन b कर देंगे बराबर 0। तो पहला मूल हो जाएगा x बराबर, जब इसको 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो x बराबर ऋण 3। तो कौन कौन आएंगे, 3 और ऋण 3, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, यदि x धन 2
बहुपद x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 3x धन k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। गुणनखंड यदि कोई होता है तो उससे जो यह भाजक कौन है, x+2 गुणनखंड है, तो x+2 = 0, यानी x बराबर -2 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये शर्त हमें याद रखना है। यदि किसी बहुपद का कोई गुणनखंड दिया हुआ है तो उस बहुपद का जो भाजक है उसे शून्य के बराबर रख दीजिए। जो भी x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को आप बहुपद में रख दीजिए, बहुपद शून्य हो जाता है। रख देंगे साहब, अब क्या रख देंगे, x के स्थान पर -2 रख देंगे, तो -2 की घात कितनी हो गई, 3 धन 3 गुणा फिर से x के स्थान पर -2, उसकी घात कितनी, 2 धन 3, फिर x के स्थान पर -2 और धन k तो रहेगा ही, लेकिन अब बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर x बराबर -2 यानी उसके एक गुणनखंड का से जो मान प्राप्त हुआ उसको हमने कहां रख दिया, बहुपद में रख दिया। अब तो k का मान आसान निकालना, क्योंकि k ही बचा है, अज्ञात राशि में केवल कौन बचा है, k ही बचा है। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 की घात 3 यानी ऋण 8। ठीक, ऋण 2 की घात लेकिन 2 होती तो उत्तर धनात्मक हो जाएगा, 4 और 4 तिया धन 12, फिर ऋण 6 और फिर धन के बराबर 0। अब यहां पर देखिए 8 और 12 तो ये हो जाएगा धन 4 और ऋण 6 मिलकर हो जाएंगे ऋण 2। ऋण 2 जब उधर जाएगा तो बचेगा k बराबर धन 2। k की वैल्यू कितनी आई, ऑप्शन नंबर सी में है k की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी, मतलब k का मान आया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न नंबर 20 है। समीकरण निकाय हमें दिया हुआ है, x धन y बराबर 5 और x ऋण y बराबर 1 में x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। देखिए किसी एक को हमें विलोपित करना पड़ेगा। देखिए x धन y बराबर 5 है और x ऋण y बराबर 1 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये खत्म, x और x मिलकर 2x बराबर 6 हो जाएगा, है ना। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 6/2 यानी 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस आपको समझ में आ गया कि भैया x और y दोनों मिलके 5 हैं, x अकेला कितना है, 3 है, 3 धन, और y हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, तो y कितना हो जाएगा, 5 ऋण 3 मतलब 2 हो जाएगा। x यदि 3 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3, 2 ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण हो चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, आयु वाले सवाल हो, इन सभी सवालों को हम उत्तर से हल कर सकते हैं। तो इससे देखिए उत्तर से कैसे हल करेंगे। हमें यहां पर देखना है कि दोनों का योग x और y दोनों का योग 5 है। तो देखिए किस किस ऑप्शन में योग 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। पहली शर्त सब में लागू हो गई। फिर दूसरी शर्त है कि बड़े में से छोटे को घटाने पर 1 आता है, यानी जो x है, x बड़ा है, x को क्या लिया गया है, बड़ा पहले लिया गया है, x में से y को घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी पहले उत्तर में से दूसरे उत्तर को घटाने पर 1 आना चाहिए। सर केवल पहले ही ऑप्शन में ये स्थिति बन रही है कि पहले वाले में से दूसरे को घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए समझते हैं 21वां प्रश्न। देखिए क्या है 21वां प्रश्न, यदि a धन b बराबर 8 है और a गुणा b बराबर 15 है तो a वर्ग धन b वर्ग का मान ज्ञात करना है। ऐसी सर्वसमीका हमारे पास कौन सी है जिसमें ये तीनों समाहित हैं, a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, ये सर्वसमीका है हमारे पास, है ना। बस इसमें मान रख देंगे। a धन b का मान कितना है, 8 है सर, 8 की घात 2 हो गई। फिर a वर्ग धन b वर्ग का कोई मान नहीं है हमारे पास, लेकिन जिससे हमें ज्ञात करना है वो यही है। तो इसके बाद अब देखिए +2, ab की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यहां रख देंगे 15। फिर 8 का 8 से गुणा करेंगे, 8 का वर्ग कितना है, 64 है, a वर्ग धन b वर्ग यहीं रह जाएगा और ये 15 दूनी हो गया 30। अब हमें चूंकि a वर्ग धन b वर्ग की वैल्यू ज्ञात करना है तो a वर्ग धन b वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 64 में से 30 कम हो जाएगा, तो सीधे a वर्ग धन b वर्ग का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 34
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 34 यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बहुत आसान है ना। फिर चलिए अगला प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 क्या है? त्रिघात बहुपद हमारे पास दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात है, तीन घात वाला है, तो अधिकतम उसके कितने शून्यक हो सकते हैं? तीन घात है। द्विघात है तो दो घात वाले के अधिकतम दो शून्यक, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक। तो ऐसे हमें त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक मिल जाएंगे? तीन शून्यक मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए यहां पर अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्व समीका दी हुई है a माइनस बी पूरे की घात 3 का प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें सर्व समीका पता है कि a माइनस बी पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ऐसा हमने याद किया है। अब जरूरत के हिसाब से देखिए ये कैसे व्यवस्थित है। a धनात्मक है घात 3 के साथ, b ऋणात्मक है घात 3 के साथ, और माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगले में देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वें नंबर का प्रश्न। यदि x प्लस 1/x, क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x कितना है? 4 है सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिर हमें ऐसी सर्व समीका लेना है, वही x प्लस 1/x का यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है? पहले का वर्ग यानी x वर्ग धन दूसरे का वर्ग यानी 1/x वर्ग। ये तो आ गया जो हमें ज्ञात करना है। धन 2ab यानी 2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x, ये कट गए तो सीधे जो दिया है वो है और जो ज्ञात करना है वो है। तो बहुत आसान है। दिया है इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 का वर्ग हो गया ये, और ये x वर्ग धन 1/x वर्ग, तो हमें ज्ञात ही करना है। तो 4 का वर्ग कितना आ गया? x वर्ग धन 1/x² की वैल्यू सीधे 4 की घात 2 यानी 16 आ गई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही आ गया। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 25वें नंबर पर। क्या है? बहुपद दिया हुआ है 4x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 5x वर्ग धन 7 की घात क्या है? अरे चर की सबसे बड़ी घात ही तो बहुपद की घात होती है। यहाँ पर चर कौन है? अज्ञात राशि x है, और x की सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी है? 4 है। तो चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस सी। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस सी में m किसे निरूपित करता है? m किसे निरूपित करता है? ढाल या प्रवणता को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। चलिए अगला देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक हो तो हमें क्या ज्ञात करना है? अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें याद रखना है ऋण b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो देखिए यहां पर क्या पूछा है? शून्यकों का योग पूछा है। देखिए दोनों का योग धन का निशान लगा है ना, तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋण b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए हमारे पास है 28वां प्रश्न। द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac और पूरे के बटे 2a। ये है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। तो देखिए यहां पर कौन सा आंसर है? ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac, है ना, अंडर रूट के अंदर, फिर पूरे के बटे, ये पूरा कोष्टक लगा है उसके बटे 2a है ना। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए 29वें नंबर का प्रश्न है।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 में यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, y का मान ज्ञात करना है। रख दीजिए यहीं पर 2 रख दीजिए, x के स्थान पर 2 पहले से है ये, और x के स्थान पर क्या रखा 2 है ना, ये गुणा लगा दिया। धन 3y बराबर 7, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3y बराबर 7 और उधर जाके 4 हो जाएगा ऋण 4, तो y बराबर हो जाएगा 3/3, कैंसिल होके बचा 1। तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए यहां पर आ गया प्रश्न नंबर 30। यदि किसी एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है, तो पांचवा पद क्या होगा। एपी का एनवा पद का सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये एपी के एनवे पद का सूत्र है। अब हमसे पूछा गया है कि पांचवा पद क्या होगा। सीधे सीधे हमें ध्यान रखना है कि पांचवा पद A5 यानी 1 रहेगा राजा और 4 रहेंगे सिपाही। 10वां पद पूछता तो A10 जिसमें 1 रहेगा राजा, A रहेगा 1 और 9 रहेंगे सिपाही। राजा तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ना। फिर 15वां पद यदि पूछ ले तो A15 लिखेंगे, 1 राजा A प्लस 14D रहेंगे, है ना। तो ये हमें आसानी से ऐसे हल कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, a का मान 2 दिया हुआ है, तो बस उसमें हमें a और d का मान 3 दिया हुआ है, तो a और d का मान रख देंगे। a का मान रख देंगे 2 प्लस 4 और फिर d की जगह को किया खाली और d के स्थान पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12, तो कितना हो गया 14। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आ गया 31वें नंबर का प्रश्न, 250 का 20% कितना होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले लिखा 250, का की जगह में लिखा गुणा, 20 की जगह में 20, प्रति की जगह में बटे और 100 की जगह में शत, शत की जगह में 100। 250 का 20%, प्रति यानी बटे, शत यानी 100, ऐसा ध्यान रखते जाइए आप। 1 शून्य ऊपर का 1 शून्य नीचे का, 1 शून्य ऊपर का 1 शून्य नीचे का कट गया, कितना बचा 25 दूनी 50 बचा। ऑप्शन नंबर बी सही है सर यहां तो, है ना। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास 32वां प्रश्न। एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। 400 में खरीद लिया और 500 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत, यहां लिख देंगे हम। चलिए क्या है लाभ, सबसे पहले हमें पता करना है कि भैया लाभ कितने का हो गया। लाभ तो सर हमको 400 की चीज 500 में बेच रहे हैं, लाभ हो गया 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, किसके बटे, लाभ के बटे खरीदे गए मूल्य को रखते हैं और गुणा 100। ठीक है ना, हमारी लागत जो है उसी पे तो लाभ हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा लाभ हुआ हमारा 100 और खरीदे थे हमने 400 में, वो आ जाएगा नीचे। जैसे मार्क्स लेते हैं ना हम, 400 में से सर 150 नंबर लिया तो 150 बटे 400 गुणा 100, है ना, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं ना। अब यहां देखिए वैसी है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, कितना हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और 25 चौके 100, कितना आया 25% लाभ हुआ। 25% लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अच्छा चल रहा है बिजनेस। नेक्स्ट देखिए, अब यहां 33वें नंबर का प्रश्न है। यदि a अनुपात b, हमें क्या दिया हुआ है, a अनुपात b यानी a बटे b दिया है 2/3, और क्या दिया है b बटे c, b बटे c कितना दिया है, b बटे c बराबर 4/5 है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, a बटे c ज्ञात करना है। यदि आप सोचो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो कोशिश करो, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, a बटे b गुणा b बटे c, तो राइट हैंड साइड में भी गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बटे b का मान है 2/3 गुणा b बटे c का मान है 4/5। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये देखो b से b कट गया, a बटे c आ गया। a बटे c की वैल्यू कितनी आई 8/15। अब इसे ही हम अनुपात के रूप में लिख देंगे, क्या हो जाएगा a अनुपात c बराबर
8:15 है ना। बहुत आसानी से हमारा उत्तर आ गया। तो यहां पर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहां पर 34वें नंबर का प्रश्न है कि भैया 100 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमको साधारण ब्याज यदि ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं? साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर देते हैं ना। तो क्या हो जाता है? मूलधन यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। फिर दर कितनी दी गई है? दर देखिए 10% यानी 10 प्रति यानी बटे शत यानी 100। और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है। फिर से नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट हो गए तो कितना बचा? 10 दाम 100 दूनी 200। 200 का साधारण ब्याज मिला 200 रुपए का। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो गया। ठीक है, आप देखिए अगला। यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। यदि 12 पेन का मूल्य 180 रुपए, 12 पेन आ रहे हैं 180 रुपए में, तो 5 पेन का मूल्य कितना है? बहुत आसान है। 12 पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपए। ठीक है, एक पेन का मूल्य क्या हो गया? 180 बटे 12 हो गया सर, एक पेन का मूल्य। तो 5 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 गुना कर देंगे, 180 बटे 12 गुणा 5 कर दें सर? बिल्कुल कर दीजिए, 5 पेन का मूल्य निकल जाएगा। तो यहां देखिए 12 एकम 12 बचा 6, 12 पंचे 60। और फिर यहाँ पे 15 का किससे गुणा हो जाएगा? 5 से 15 पाना 75 रुपए आ जाएगा हमारा आंसर। 75 रुपए आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न नंबर 36। 4/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? किसी भी भिन्न को, जैसे 4/5 है, आपने 150 मार्क्स लिए 200 में से, तो 150 बटे 200 भिन्न में बदल दिया। आपने 25 नंबर के टेस्ट में 21 नंबर लिया, टीचर आपको 21/25 देकर सिग्नेचर कर देते हैं, है ना। ये क्या है? ये आपके पूर्णांक है, ये आपके प्राप्तांक है। वैसे ही यहां पर देखिए 4/5 है, 5 में से कितने प्राप्त हैं? 4 हैं, तो उसको हमको प्रतिशत में बदलना है। जैसे हम अपने प्राप्तांकों को प्रतिशत में बदलते थे गुणा 100 करके, वैसे ही इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे। 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे देखिए जरा आप। तो यहां लिख देंगे हम 4/5 गुणा 100%। सर ये क्यों लगा देते हैं? तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 4/5 गुणा 100/100 यदि हम करेंगे तो प्रतिशत यानी बटे 100 को यदि हम चिन्ह में लिख दें तो क्या हो जाएगा? 4/5 गुणा 100 और प्रतिशत को हमने प्रतिशत का चिन्ह लगाकर लिख दिया, है ना। ये है तरीका। अब ये क्या हो जाएगा? 5, फिर ये क्या हो जाएगा? 100, 5 दूनी 10 और ये 0 है, तो 20 चौके 80% है। ये 4/5 देखने में लगता है कि 5 में से 4 मार्क्स लिया, भाई 80% मार्क्स ले लिया बच्चे ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। 37वें नंबर का प्रश्न है, किसी संख्या के 40% का मान 80 है। 40% का मान कितना है? 80 है, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखिए हमारे पास कोई संख्या है x, उसका 40% का मान कितना है? 80 है, तो यहां पर लिख देंगे 80। तो देखिए x तो यहीं रह जाएगा, का 40 प्रति यानी बटे शत यानी 100, एक शून्य से एक शून्य काट भी दे, 80 है, तो x फिर से यहीं रह जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में ये 80 तो यहीं है, ऊपर ये नीचे का 10 चला जाएगा ऊपर और ऊपर का 4 आ जाएगा नीचे। कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 कितना हो जाएगा? 200। 20 धाम 200। तो किसी संख्या का के 40% का मान 80 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 200 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, एक दुकानदार 1000 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की छूट दे रहा है, वस्तु कितने की है? 1000 की है।
1000 की वस्तु है और इसमें 10% की छूट दी जा रही है। मतलब कितने परसेंट में बेची गई? 100% में बेचना था, कितने परसेंट में बेची गई? 90% में। तो जो 90% है वही तो विक्रय मूल्य है ना? सीधी सी बात है कि भाई 1000 की वस्तु थी और 10% की छूट देकर बेच दी गई, यानी 90% में बेच दी गई, तो सीधे विक्रय मूल्य निकलेगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 90 धाम 900। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए यहां पर है, विक्रय मूल्य सीधे 900 रुपए। अगला क्वेश्चन है, यहां पर 39 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। 10 का निकालना है तो 10 गुणा 11/2। अरे ये तो बहुत आसान है सर। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का निकालना है तो 100 गुणा 101/2। प्रथम 300 प्राकृत संख्याओं का निकालना है तो 300 गुणा 301/2, है ना? तो हमें कितने का निकालना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का निकालना है तो n × n+1/2 फार्मूले से ये हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? योग। क्या निकाला? योग। कितना हो जाएगा? 5 11 55 हो गया। अब इनका औसत निकालना है तो औसत तो आप जानते हैं क्या है? औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग आ गया 55 और कितनी प्राकृत संख्याएं? 10 प्राकृत संख्याएं। 10 का भाग दे देंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 40वां प्रश्न है, यदि 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पूरा वही काम है। अब चूंकि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? 10 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं बराबर 15 पुरुष उसी काम को x दिनों में करेंगे। x दिन हमने मान लिया। व्युत्क्रमानुपाती विचरण में ऐसे गुणा करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि भैया पुरुष कौन है? m1 है। कितने में कर रहे हैं? d1 में कर रहे हैं। दूसरे पुरुष कौन है? m2 हैं। कितने में करेंगे? d2 में करेंगे। मान लो उसमें फिर घंटे भी दिए हुए हैं कि प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं, h1 है। ये क्या है? h2 है। अब मान लो काम भी आधा कर दे, डबल कर दे, तो यहाँ पर w1 है और यहाँ पर w2 है। ऐसा फार्मूला आपको याद रखना है कि m1 d1 h1/w1, m2 d2 h2/w2। यहां पर हम मान रख देंगे। अब उसी काम की बात हो रही है इसलिए कार्य यहां भी w है, यहां भी w है ना? w1 w2 नहीं, अलग अलग कार्य की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ m1 d1 है, h1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ भी h2 की बात नहीं हो रही। सीधे फार्मूला क्या है? m1 d1 बराबर m2 d2। तो सीधे सीधे हमने कर दिया कि 10 आदमी हैं 6 दिन में कर रहे हैं तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। इस x को बस अकेला कर देना है तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 6/15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 दिन में ही खत्म कर देंगे वो, क्योंकि 15 लोग हैं, 10 लोग 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब 15 लोग लगा दिया हमने काम पे, जल्दी काम खत्म करना था तो 4 दिन में ही काम खत्म हो गया। 41वें नंबर का प्रश्न है, 2000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए यहां पर सबसे पहले 2000 रुपए हैं। यदि हम साधारण ब्याज विधि से हल करें, क्योंकि 2 वर्ष का है, 10% और एक साल से करते हैं। साधारण ब्याज विधि से यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो एक साल का करते हैं। तो पहले साल का सबसे पहले क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। कितना हो जाएगा? देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दीजिए, 200 रुपए हमको बढ़िया 1 साल का ब्याज मिल गया। अब इस 200 को फिर से जोड़ते हैं, किसमें? इस मूलधन में। तो कितना हो जाएगा? 2200। कितना हो जाएगा? 2200 हो गया। अब हमारा मूलधन क्या हो गया? मूलधन हमारा हो गया 2200 रुपए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2200 मूलधन गुणा दर है 10% और समय अभी भी 1 वर्ष। फिर 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे,
कितना हो जाएगा? दूसरे साल का ब्याज हुआ 220 रुपए, पहले साल का ब्याज हुआ 200 रुपए, दूसरे साल का ब्याज हुआ 220 रुपए, कुल दोनों साल का ब्याज मिलाकर ही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 420 रुपए। 420 रुपए ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपको सूत्र विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये होता है सीधे P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरी की घात n, इससे निकलता है मिश्र धन। और यदि आपने यहाँ कोष्टक लगा दिया, P को बाहर रख दिया और -1 कर दिया तो ये निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अगला देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? फिर से वही बात, भाई लाभ कितना हुआ? मान लो क्रय मूल्य को हमने 4 ही मान लिया और विक्रय मूल्य को 5 ही मान लिया, तो लाभ कितना हुआ? 5 ऋण 4 बराबर 1 हो गया। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? प्रतिशत लाभ बराबर हमें पता था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? देखिए आप, लाभ कितना है? 1 है यहाँ पर, और क्रय मूल्य कितना है? देखिए 4 है, गुणा 100, तो ये 4 कितने बार कटेगा? 100 25 बार, तो ये हो गया 25%। कितना आया? 25% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर का। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 60, दूसरे घंटे में 120, तीसरे घंटे में 180। कोई गुणा भाग करने का सवाल ही नहीं है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन यदि ज्यादा मान आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो हमें ये सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें हम मान रख देंगे, चाल कितनी है? 60 है, दूरी हमें पता ही नहीं है और समय उसके बटे में है, समय कितना है? 3 घंटा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो दूरी कितनी निकल गई? दूरी निकल गई भाई साहब यहाँ पर 6×3 = 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आ गया प्रश्न नंबर 44। चाल बराबर दूरी बटे वाट। अभी सूत्र लगाया हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है प्रश्न नंबर 45। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिए यहां पर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे किस में बदलना है? तो देखिए 45 तो 45 रहेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो किलो को हटाना पड़ेगा, किलो को हटाना है, किलो मतलब 1000, और यहाँ क्या बचा? मीटर। घंटा को यदि सेकंड में बदलना है तो मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट और सेकंड में बदलने के लिए 3600 मिनट सेकंड, 3600 सेकंड। सर ये तो बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, लेकिन अंश में 1000 का गुणा हो गया और हर में 3600 का गुणा हो गया। अब जब हम इसे काटते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, है ना, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5/18 आएगा। कितना आएगा? 5/18 आएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, फिर 2 पंचे 10 और 2 18 दूनी 36। ठीक है, यानी अब हम ये याद रखें कि मीटर, जब भी मीटर में हमें मान को बदलना है तो 5/18 करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो 5/18 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 पाना 45। कितना बचा? ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 2। 25/2 और 25/2 यानी 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न नंबर 46 है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, माना हमने ये मान लिया कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए ले लिया, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपए। तो हमको क्या पता है, इसको यदि हम 10 वस्तुओं के लिए बदलें तो क्या हो जाएगा? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सर ये भी कोई बात हुई क्या? एक वस्तु 1 रुपए में, 15 वस्तु 15 रुपए में मिल रही हैं, खरीदी जा रही हैं, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 10 रुपए हो जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर वस्तुओं के रहेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना लाभ प्रतिशत। तो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने 15 रुपए मान लिया, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपए निकल जाएगा। अब हमारे पास ये है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है बताइए? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 15 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना है? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 15 रुपए है, तो यहां लिख देंगे 15 रुपए। अब हमको पता चल गया कि भैया 10 वस्तु खरीदेंगे 10 रुपए में और 10 वस्तु बेचेंगे 15 रुपए में, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 5 रुपए का। 10 वस्तुओं के केस में लाभ कितना हो जाएगा? 5 रुपए का हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कितने रुपए थे? 10 रुपए था। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है सर। बहुत अच्छा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2 से 50 बार 50% लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है यहाँ, 50% लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 47 है। संख्याओं 10, 20, 30, 40, 50 का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य यानी औसत, बहुत आसान है भैया, इनको सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो और 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग दे दो। बहुत आसान है ना, सबको जोड़ना है और 5 का भाग देना है। 90, 120, 140, 150 के बटे 5 करेंगे तो 5 तिया 15, शून्य कितना आ गया? 30 आ गया। तो बहुत आसान है समांतर माध्य निकालना, है ना। तो ये इस तरह से सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग दे देते हैं। सर यदि हमें माध्यिका या माध्यक निकालना है तो कैसे करेंगे? तो माध्यिका या माध्यक निकालना है तो आंकड़ों को लिखा जाता है बढ़ते क्रम में। ये लिखे हुए ही हैं पहले से, आंकड़ों को लिखा जाता है बढ़ते क्रम में। सबसे बीच वाला मान ही माध्यक या माध्यिका कहलाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपके मन में उठेगा कि यदि इनकी संख्या और ज्यादा होती, 6 होती, तो फिर क्या करेंगे? यदि इनकी संख्या 6 हो जाएगी आंकड़ों की, तो इधर के 2 छोड़ दीजिए, इधर के 2 छोड़ दीजिए, 2 बीच में मुखिया हो गए। अब 2 बीच में मुखिया हो गए तो दोनों मुखियाओं को जोड़ देना है। 30 और 40 70 और उसके बटे 2 कितना आ जाएगा? 35 हो जाता है ऐसे आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, है ना। ठीक है, अब सर यदि हमें बहुलक निकालना है, मान लो हमारे पास इस तरह के आंकड़े हैं कि 10 है, 20 है, 30 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरह के आंकड़े हैं। तो हमको यदि बहुलक निकालना है तो वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आंकड़ों का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो हमने माध्य जान लिया, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने माध्यक जान लिया, माध्यिका जो सबसे बीच का आंकड़ा है या सम है तो सबसे बीच के आंकड़ों के योग बटे 2 कर देंगे। और बहुलक जान लिया कि सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक है। इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर 48 नंबर का प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से
10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि भैया साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT कैपिटल भी बना सकते हैं बटे 100। अब हमें यहां पर निकालना है दर। कोई धन है जो कि 10 वर्षों में दुगना हो रहा है। 10 वर्ष मान लो x था धन, 10 वर्षों में कितना हो रहा है? 2x हो रहा है। यानी कितना ब्याज मिल रहा है? अपने मूलधन को उसमें से घटा दो, x ब्याज मिल रहा है। यदि दुगना हो रहा है तो मूलधन भी x और ब्याज साधारण ब्याज भी x, तो रख दीजिए यहाँ x बराबर x गुणा r गुणा समय कितना है? 10 वर्ष बटे है 100। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा ऊपर और ये 10 आ जाएगा नीचे। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r बराबर 10%। 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये धन जो है 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आते हैं हम प्रश्न नंबर 49 पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और उनका योग 70 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब हमारे पास दिया है कि भैया अनुपात 3:4 है, तो माना पहली संख्या 3x रही होगी और दूसरी संख्या 4x रही होगी। अनुपात है, x कट गया रहा होगा इनसे, तो पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, उनका योग 70 है, तो 3x धन 4x बराबर 70। तो क्या हो जाएगा? 7x बराबर 70। तो यहां हो जाएगा x बराबर 70/7। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। हमको दोनों संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पता चल गया 10 तिया 30 है ये, और ये 10 चौके 40 है दूसरी संख्या। छोटी वाली संख्या चाहिए। छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? x के स्थान पर 10 रख देंगे, 30 हो जाएगी। 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है। 80 का कितना प्रतिशत 16 है? 80 का, ये लिख दिया मैंने, 80 का x प्रतिशत 16 है। हमें x की वैल्यू पता करना है, कितना प्रतिशत? x प्रतिशत। 80 का x प्रतिशत 16 है, यहां लिख देंगे 80, फिर यहां पर लिख देंगे का x बटे 100 बराबर 16। तो फिर देखिए यहां पर हम x को कर देंगे अकेला, एक शून्य से एक शून्य चाहो तो काट सकते हैं नीचे से ऊपर। अब ये जाएगा 16 रहेगा वहीं पर, नीचे का 10 आया यहाँ ऊपर और ऊपर का 8 आया नीचे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20 आया। तो 20%। 80 का कितना प्रतिशत? 80 का 20% 16 है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जब 180 अंश को तीनों बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चलिए नेक्स्ट, ये अगला प्रश्न नंबर 53 है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए यहां पर कोई वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र से, ये देखिए ये वृत्त है, इसके केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं, ये वृत्त के केंद्र से आप कहां डालोगे?
ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डालोगे तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहां आएगा समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट्स करता है। ठीक है, तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट, एक वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण कितना होता है? एक वृत्त है, उसके केंद्र पर देखिए, इस केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? ऊपर देखेंगे तो 180, नीचे देखेंगे तो 180, कुल 360 अंश का कोण बन रहा है। तो वृत्त के केंद्र पर कुल 360 अंश का कोण बनता है। अब अगला है 55 नंबर का प्रश्न है, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो संगत कोण बराबर हों कि यहाँ पर शर्त है ऑप्शन नंबर, कोण आनुपातिक होना जरूरी नहीं है, भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं बराबर है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 अंश से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। तीनों कोण 90 अंश से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगला 57 नंबर का प्रश्न है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं। कैंची जैसे बन रही है उसके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं, ये देखिए कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्ष अभिमुख है उनके, तो शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण मान लो 80 अंश है तो ये कोण भी 80 अंश ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 58 नंबर का प्रश्न है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं, पूर्ति करते हैं। मान लो एक कोण 70 अंश है तो उसकी पूर्ति करने वाला कोण दौड़कर आएगा, वो 20 अंश का होगा। तब तो दोनों मिलकर कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहां पर देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो अभी मैंने बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग, देखिए यहां पर मान लो ये वाला कोण है तो इसका संपूरक कोण ये वाला कोण है, ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 180 अंश बना रहे हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और इससे पहले क्या बताया था? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आता है प्रश्न नंबर 60, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। आप एक वृत्त लीजिए, उसमें अर्धवृत्त लीजिए, कहीं से भी आप कोण बनाइए, कहीं से भी परिधि से टकराकर आप कोण बनाइए, हर जगह आपको समकोण ही नजर आएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। 61 नंबर का प्रश्न हमारा है, एक ही वृत्तखंड सेगमेंट के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए हमने यहां बना लिया वृत्त और ये बन गया वृत्तखंड। अब एक ही वृत्तखंड के जो कोण बनेंगे, ये देखिए ये कोण यहां से यहां परिधि में टच करते जाएंगे। परिधि में टच करने के बाद ये देखिए ये टच हुआ, ये कोण, तो एक ही वृत्तखंड के कोण जो हैं ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये सभी वृत्तखंड ए बी सी यानी इस वृत्तखंड के द्वारा घिरे हुए हैं। तो देखिए एक ही वृत्तखंड के जो कोण हैं आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहां। देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। ये वृत्त है
और बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, इस पर हम खींच रहे हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर। मान लो ये x है तो ये भी लंबाई x है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर 63 नंबर का प्रश्न है, एक चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। हमने जाना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 अंश है तो तीसरा कोण क्या होगा। इस तरह से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले हमें पता है कि त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण तो ऑलरेडी 90 अंश है ही। एक कोण कितना है, 90 अंश है, और फिर एक कोण और दे दिया कितना, 30 अंश। तो हमें तीसरा कोण ज्ञात करना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। तो 180 में से पहला कोण 90 घटाया, फिर दूसरा कोण 30 घटाया, तो कितना बचा, 60 अंश बचा। तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 65, एक ऋजु कोण का मान कितना होता है। ऋजु कोण का मान हम जानते हैं कि ऋजु कोण का मान होता है 180 अंश। तो देखिए हम इसे किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले वह कोण जिसकी माप 0 अंश होती है वो शून्य कोण कहलाता है, शून्य कोण कहलाएगा जिसकी माप 0 अंश होती है। फिर दूसरे प्रकार का कोण है 0 अंश से अधिक, कोण जो है वो 0 अंश से अधिक हो, और 90 अंश से कम का जो कोण है वह कोण कहलाता है न्यून कोण। 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम का कोण कहलाता है न्यून कोण। फिर तीसरे प्रकार का कोण देखिए, 90 अंश का जो कोण है वो कहलाता है समकोण। 90 अंश का कोण कहलाता है समकोण। फिर अगला देखते हैं, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक का कोण, देखो 90 से बड़ा किंतु 180 अंश से कम का कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। और 180 अंश का कोण कहलाता है ऋजु कोण। 180 अंश का कोण क्या कहलाएगा, ऋजु कोण। इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। अब सरल कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोण के बनने पर सरल रेखा बन जाती है। देखिए एक किरण ये है और इस पर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 से 90, 110, 120, 130, 180 पे जब हम पहुंचते हैं तो देखिए ये एक सरल रेखा बन जाती है, इसलिए 180 अंश के कोण को सरल कोण भी कहते हैं। फिर अगला प्रकार का कोण है 180 अंश से अधिक। 180 अंश से अधिक कोण कैसा रहेगा, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का कोण जो है वो प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण कहलाता है। और अंत में है 360 अंश का जो कोण है वो कहलाता है संपूर्ण कोण। 360 अंश का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। इस तरह से कोण से संबंधित ये प्रश्न हमारे पास है कि एक ऋजु कोण जो है का मान कितना होता है, तो ऋजु कोण का मान होता है 180 अंश। अब यहां पर प्रश्न नंबर 66 लेते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। और भुजा हमारे पास कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो रख देंगे यहां पर 5 और उसकी घात 2, कितना हो जाएगा, 5 25। अब ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में इसका उत्तर होगा। तो क्या आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर
सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए, आयत का परिमाप यानी तो होता है आसपास की माप। आप समझिए जरा, एक हमारे पास यहाँ पर आयत है, इसके क्या क्या है हमारे पास? आयत की लंबाई मान लो a है और चौड़ाई b है, तो लंबाई के a के सामने की भुजा a और b के सामने की भुजा क्या होगी? b होगी। तो हम कहेंगे कि a कितने बार है? 2 बार है। b कितने बार है? 2 बार है। और दोनों से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिलकर आयत का परिमाप बनाते हैं, तो ये आयत का परिमाप है। अब उसकी लंबाई कितनी है? रख देंगे मान, लंबाई a के स्थान पर रख देंगे 10 और चौड़ाई b के स्थान पर रख देंगे 6। कितना हो जाएगा? 10 और 6 16, और 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। अब चूंकि ये परिमाप है इसलिए इसके आगे केवल सेंटीमीटर रहेगा। क्षेत्रफल के आगे वर्ग सेंटीमीटर होता है और आयतन के आगे घन सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, यहां पर है 68 नंबर का प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमारे पास त्रिज्या कितनी है? r का मान है 7 सेंटीमीटर। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, पाई का मान हो गया 22/7, r की घात 2 यानी 7 गुणा 7, r की घात 2 यानी 7 गुणा 7। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आया? 154 वर्ग सेंटीमीटर है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? अब हमारे पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही है और वृत्त ये हमारे पास है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसकी परिधि यानी आसपास की माप, तो परिधि का क्या सूत्र है? परिधि का सूत्र है 2 पाई r। परिधि का क्या सूत्र है? 2 पाई r। तो यहां पर रख देंगे 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 7, तो नीचे के 7 से कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। आसान है ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 70, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? तो घन के आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। अब भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हो जाएगा 10 की घात 3, यानी ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1000, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन को हम घन सेंटीमीटर या घन मीटर में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर है तो उत्तर में भी घन सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट लेते हैं। यहां आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है करणी 3/4 भुजा का वर्ग। क्या सूत्र है? करणी 3/4 भुजा का वर्ग। अब यहाँ भुजा के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। करणी 3/4 a का वर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट लेते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? आयतन क्या होगा? एक घनाभ ले लेते हैं, ये इस तरह से एक घनाभ ले लिया, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी हुई है। तो घनाभ का जब हम आयतन लेते हैं तो क्या होता है? घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, a गुणा b गुणा c कर देंगे, तीनों का मान रख देंगे। क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी है 5 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 4 है, और ऊंचाई कितनी है 3 है। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 12 पंचे 60। अब आयतन है तो घन सेंटीमीटर, इसे हम घन सेंटीमीटर को ऐसा cm क्यूब लिख सकते हैं, या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या इस तरह से सेमी सेंटीमीटर की घात 3 लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से घन सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं 73 नंबर का प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। अब देखिए बेलन जो है वो वृत्ताकार भाग, वृत्त का की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। अब वृत्ताकार भाग को जब h ऊंचाई तक ऊपर बढ़ाया जाता है तो बनता है बेलन, और वो जो भाग जो परिधि के उठने से बनता है वो बनता है बेलन का वक्र पृष्ठ। इसलिए इस परिधि की ही ऊंचाई कितनी कर देंगे 2 पाई r, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो बनता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन क्या है, बेलन जो है वृत्ताकार चक्तियों को जब एक के ऊपर एक आप रखेंगे तो जो आकृति बनेगी वो बेलनाकार बनेगी, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई RH है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 74 नंबर का प्रश्न है, शंकु कोण के आयतन का सूत्र क्या है। बर्थडे में जो टोपी पहनी जाती है वो शंक्वाकार होती है, लट्टू जो होता है वो शंक्वाकार होता है। तो यहां पर हमें शंकु के आयतन का सूत्र बनाना है जो कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या है, वो भी हमें पूछा जा सकता है ना। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। वृत्त के क्षेत्रफल पे जब हम h ऊंचाई बढ़ा देंगे तो बेलन का आयतन बन जाएगा। अब बेलन के आयतन का 1/3 कौन है, शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 75 नंबर का प्रश्न है, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन का सूत्र क्या है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो गोले के आयतन का क्या सूत्र होगा। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर देखिए 4/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो 4 पाई r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। 77 नंबर का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ऊंचाई है क्योंकि समकोण त्रिभुज के पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई के गुणा का आधा कर देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, और उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका हम आधा कर देंगे। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो क्या होगा 1/2, आधार का मान है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है 8 सेंटीमीटर। 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौके 8, बचा कौन 6 और 4, 6 चौके 24। अब क्षेत्रफल है इसलिए 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। वर्ग का विकर्ण भुजा करणी 2, भुजा में करणी 2 का गुणा कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण हो जाता है। तो भुजा करणी 3 क्या होता है, वो घन का विकर्ण होता है। भुजा करणी 2 वर्ग का विकर्ण और भुजा करणी 3 घन का विकर्ण होता है। नेक्स्ट लेते हैं
79 नंबर का देखिए, एक वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। त्रिज्या जो है व्यास की छोटी बहन है, ऐसा ध्यान रखना है। दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनते हैं। 2r इज इक्वल टू डी। तो हम यहां कह देंगे कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। दोनों बातें हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजाइम का क्षेत्रफल सूत्र क्या है। तो देखिए, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मान लो हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ये बनाया मैंने ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसमें दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन है, AB और CD है। तो सबसे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 फिर दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी AB और DC की जो भी लंबाई होगी, जो भी माप होगी, उनका हमें करना है योग और उसमें गुणा करना है किसका, ऊंचाई का। ऊंचाई यहां पर मान लो क्या है, B है। क्या है ऊंचाई, B है। तो सूत्र क्या बना, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न है। तो यह पहली सर्वसमीका है कि भैया साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका हमें याद रखना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी सर्वसमीका हमें याद रखना है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें इन तीन सर्वसमीकाओं को याद रखना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 82 है, tan 45 अंश का मान क्या होता है। tan 45 अंश का मान होता है 1। तो हमें त्रिकोणमिति सारणी के मानों को अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे मान लो हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो जैसे हमें यहाँ पर इनके 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मानों को याद रखना है। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 करनी 3/2, साइन 90 1। इसी तरह से कॉस क्या होता है, साइन का पूरक होता है। तो जो 90 है वो यहाँ पर 0 में आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 हो जाएगी करनी 3/2, कॉस 45 1/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0, है ना। अब tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है। tan थीटा वास्तव में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आपस में जब हम इनको बटे में कर देंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान 0, tan 0 0, tan 30 अंश ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3, tan 45 अंश पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा 1, tan 60 अंश का मान 2 से 2 कट जाएगा तो करनी 3 और tan 90 का मान 1/0 के कारण परिभाषित नहीं, ये परिभाषित नहीं है। अब जहां भी 0 आएगा उसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। अब जब हम उनका व्युत्क्रम करेंगे तो हर जाएगा अंश में और अंश जाएगा हर में। तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के भी मान आपको पता हो जाएगा। यदि कोई मान 0 है तो उसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, है ना। और यदि कोई मान परिभाषित नहीं है तो उसका व्युत्क्रम 0 है। नेक्स्ट लेते हैं, साइन 30 अंश का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी हमने सारणी से अध्ययन किया, साइन 30 अंश का मान 1/2 है। अगला प्रश्न देखिए, कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान 1 है।
85 नंबर का प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमने सर्वसम्मिका 2 जाना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहां पर 86 नंबर का प्रश्न है sin थीटा का मान हमें दिया हुआ है। sin थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। sin थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है, यानी लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। लंब बटे कर्ण दिया गया है, तो हम यदि 3 इकाई लंब है और 4 इकाई आधार है तभी 5 इकाई कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज है क्योंकि, तो सीधे सीधे हमको ये ध्यान रखना है 3 4 5 का सिद्धांत हमें याद रखना है। तो सीधे सीधे आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 4 इकाई। तो जब इनके अनुपात हम लेंगे तो cos थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आसन्न भुजा बटे कर्ण। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर रख देंगे आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो ये हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है? हमने अभी जाना sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का मान होता है, तो cot थीटा का मान क्या होता है? cot थीटा का मान यदि पूछ लेगा तो उसका व्युत्क्रम cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना? tan थीटा हमने सीखा, sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, sin। 88 नंबर का प्रश्न है cosec 90 sin 90 की वैल्यू 1 है, तो cosec 90 का उसका व्युत्क्रम है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा cosec 90 का मान। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है? माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। 90 नंबर का क्वेश्चन है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले मान को क्या कहते हैं? आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले मान को कहते हैं बहुलक। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। अगला है आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं 2 4 6 8 10 की माध्यिका ज्ञात करना है हमको। माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका क्या होती है? आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया, फिर सबसे बीच के मान को, या सबसे बीच में यदि 2 मान है, अभी तो ये विषम है आंकड़ों की संख्या, तो सबसे बीच के मान को माध्यिका कहते हैं, यानी माध्यिका यहाँ कितनी है? 6 है। यदि आंकड़ों की संख्या 6 है या सम है, यहाँ 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, आंकड़े और आगे बढ़ सकते हैं। आंकड़ों की संख्या यदि सम है तो बीच के जो दोनों मान आएंगे उनका योग करके 2 से भाग दे देंगे, तो वो कहलाएगा माध्यक या माध्यिका, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर का प्रश्न है उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे तो परिसर प्राप्त होगा। यहां देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच आनुभाविक संबंध क्या है? क्या संबंध है? बहुलक बराबर, ये माध्यक देखो 3 अक्षर का है तो इसके साथ 3 हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। ये देखिए 2 अक्षर का माध्य है तो उसके साथ 2 है ना? तो पूरे पूरे अक्षरों को बस गिने हम, 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्य, और 3 में से 2 घटता है तो 1 बहुलक बचेगा, है ना? तो बहुलक बराबर 3 माध्यक धन 2 माध्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट लेते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना घटित होना ही है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना, कोई घटना घटित हो ही नहीं रही है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।
अगला 95 नंबर का प्रश्न है, एक निष्पक्ष सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। एक निष्पक्ष सिक्के को जब हम उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता 1/2, तभी तो दोनों का योग 1 होगा ना। तो चित आने की प्रायिकता 1/2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है। किसका कथन है, रोजर बेकन का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यहां देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक, अलंकारिक, कठिन या अतार्किक। तो कैसी होती है, तार्किक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है मुख्य उद्देश्य, बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, केवल सूत्र रटाना, उच्च गणित की तैयारी या परीक्षा में अंक लाना। तो बच्चों की सोच का क्या करना है, गणितीकरण करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है। आगमन विधि क्या होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। यहाँ अज्ञात से ज्ञात लिखा है, गलत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट नहीं होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। और मूर्त से, मूर्त वस्तुओं को दिखाकर अमूर्त तक पहुंचा जाता है। यहाँ दिया है अमूर्त से मूर्त, नहीं, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए, निगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में होता है। फिर से बात आ गई, निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नियम से उदाहरण की ओर चलता है। जबकि आपने उदाहरण बताया पहले और फिर नियम पे पहुंचे, तो वो आगमन विधि है। बार बार उदाहरण देते जा रहे हैं और हम नियम पे पहुंच रहे हैं, ये आगमन विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना भी आगमन विधि है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते तो निगमन विधि होती, नियम से उदाहरण की ओर जाते जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, निगमन विधि है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते तो भी निगमन विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना आगमन विधि है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना निगमन विधि है। इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। फिर नेक्स्ट, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किस विद्वान का है, हॉगबैन का है। यह कथन हॉगबैन का है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं जियो बोर्ड का उपयोग, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही है। नेक्स्ट, अब देखिए, गणित में अबेकस का प्रयोग बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में सहायक है। तो गणना की गति एवं शुद्धता, हस्तलेखन, भाषा विकास और चित्रकारी। गणना की गति एवं शुद्धता के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय समप्रत्ययों को समझने में कठिनाई को क्या कहा जाता है। तो गणितीय समप्रत्ययों को समझने में जो कठिनाई आ रही है, यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया इसका एक विकार है कि भैया गणितीय समप्रत्ययों को समझने में कठिनाई आ रही है। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया उच्चारण में विकार यदि हो रहा है, पठन विकार, सॉरी, डिसलेक्सिया क्या है, पठन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है बच्चे में, वो डिसलेक्सिया है। डिसग्राफिया क्या है, लेखन में जो विकार उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण बच्चा सही लिख नहीं पा रहा है, सही चित्र नहीं बना पा रहा है, उसे डिसग्राफिया कहते हैं। और अफेसिया, अफेसिया में जो विकार
उसके उच्चारण में हो रहा है उसे हम अफेसिया कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है सम प्रत्ययों को समझने में जो कठिनाई आती है उसे हम बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है जिसमें छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं? तो वो है प्रयोगशाला विधि या अनुसंधान विधि। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी स्वयं खोज करके सीखते हैं, इसलिए तो नाम है ना अनुसंधान विधि। नेक्स्ट, गणित में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे डॉक्टर हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, कमजोरियों का पता लगाते हैं, हमारे शरीर की कमजोरियों का पता लगाते हैं और उसके बाद इलाज करके निदान करते हैं। तो यहाँ छात्रों की अधिगम कमियों और कमजोरियों का पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। इस एक प्रकार से जैसे हम टेस्ट करवाते हैं वैसे ये हमारे निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। नेक्स्ट लेते हैं, आगे उपचारात्मक शिक्षण। भाई हमारी जब जो कमियां हैं वो हमारी डॉक्टर लोग पहले पता करते हैं कि शरीर में क्या कमियां हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। वैसे ही निदानात्मक परीक्षण कर लिया और कमियों का पता चल गया, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण कब प्रदान किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद। पहले हमने निदानात्मक परीक्षण किया और फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे उस तरीके से कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। नेक्स्ट लेते हैं, यहां पर गणित की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं यथार्थता, अस्पष्टता, अलंकारिता या लंबे वाक्य। तो क्या है? संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं यथार्थता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट लेते हैं, ये आ गया 109वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु किस प्रकार संयोजित होनी चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर तथा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई। पहले हम चित्र दिखाएं और धीरे 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 अमूर्त की ओर ले जाएं। केवल कठिन सूत्रों पर आधारित, केवल अभ्यास प्रश्नों से भरी, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर तथा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां करना है। प्राथमिक स्तर है भाई। अब नेक्स्ट लेते हैं, गणित में ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर है इसका सृजन। यहां पर दोनों को साथ में दे दिया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्चतम स्तर क्या है? सृजन है। तो सबसे पहले क्या है? ज्ञान है, उसके बाद अवबोध या समझ है, अवबोध या समझ है, फिर उसके बाद है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, फिर उसके बाद है विश्लेषण या एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, विश्लेषण, और फिर 5वें नंबर पर है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, और अंत में होता है सृजन, अंत में होता है सृजन। तो छठवा यानी गणित में ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन है? सृजन है, क्रिएशन है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन इसे मूल्यांकन हम ना लें, हम इसे सृजन में लें, क्रिएशन में लें। ठीक है, अब नेक्स्ट 111 नंबर का क्या है? देखिए 111 नंबर पर है गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स जो टीचिंग एड्स है का क्या लाभ है? पाठ को रोचक और सुग्राही बनाना, सही तो बात है। शिक्षक का समय बचाना, केवल अनुशासन बनाना, परीक्षा टालना नहीं, पाठ को रोचक और सुग्राही बनाता है, इसलिए टीएलएम यूज की जाती है। तो दृश्य एवं श्रव्य दिखती भी है और सुनाई भी आती है। तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य जो टीचिंग एड्स है उसका लाभ यह है कि पाठ को रोचक और सुग्राही बनाता है। नेक्स्ट 112 नंबर का प्रश्न है गणित विषय में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग, छात्र की अयोग्यता, शिक्षक की असफलता या केवल लापरवाही। अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। त्रुटियां पता चलेंगी तभी तो हम उन त्रुटियों को सुधार करेंगे और बच्चे का सुधार होगा। नेक्स्ट
113 नंबर का प्रश्न है, गणित की प्रकृति में अमूर्तता का क्या अर्थ है? गणितीय विचारों को विचारों और संकेत के माध्यम से अनुभव करना, केवल ठोस वस्तुएं होना, कोई नियम ना होना, चित्र बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। गणितीय विचारों को विचारों और संकेतों के माध्यम से अनुभव करना, है ना, वो क्या है? अमूर्त है ना, इसलिए विचारों और संकेतों के माध्यम से हम उसको अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 114 नंबर पे है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण क्या है? कैसे समस्या समाधान हम करेंगे? तो समस्या की पहचान एवं समझ करके निष्कर्ष निकालना, डेटा एकत्रित करना या समीकरण लिखना। समस्या की पहले पहचान करेंगे, फिर समझ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट लेते हैं अब। यहां पर देखिए, गणित में प्रतिरूपण का क्या महत्व है? प्रतिरूपण का क्या महत्व है? बीजगणितीय चिंतन और तार्किक क्षमता का विकास, केवल गिनती याद करना, अंक जोड़ना, सजावट करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, बीजगणितीय चिंतन और तार्किक क्षमता का विकास। नेक्स्ट लेते हैं। 116 नंबर का प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान मौखिक कार्य, ओरल वर्क हम कराते हैं ना बच्चों से क्या लाभ होता है? मानसिक गणना की गति में वृद्धि होगी, लिखने की गति में वृद्धि होगी, थकान दूर होना, गृह कार्य कम होना। तो क्या होगा? मानसिक गणना की गति में वृद्धि होगी, इसलिए तो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट लेते हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, गणित में अवकलन और समाकलन, कैलकुलस के जो हैं अवकलन और समाकलन के विकास का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? न्यूटन और लाइबनीज को दिया जाता है कि उन्होंने क्या किया? कैलकुलस का विकास किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। नेक्स्ट लेते हैं। 118 नंबर, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? शून्य की खोज और खगोल गणित के क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए है, शून्य की खोज और खगोल गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। 119 नंबर का प्रश्न है, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, गणित में परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान हेतु एक अस्थायी तार्किक अनुमान। अंतिम उत्तर सिद्ध किया गया नियम, पाठ्यपुस्तक का पाठ। तो क्या है? समस्या समाधान हेतु एक अस्थायी तार्किक अनुमान ही, जो अनुमान हम लगाते हैं वही है परिकल्पना। तो साथियों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।